गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल टॉप ऑफ जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आपको मिल सके। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी है वो किस प्रकार से काम में आती है क्वेश्चनों को हल करने के लिए। और साथ ही साथ कल आपको मैंने ये भी बताया था कि इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में आपस में कौन सा संबंध होता है। और उसके साथ साथ मैंने कल आपको 3 सरल समीकरण भी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, देखा होगा और तैयार किया होगा। बात कर रहे थे कल इस सारणी के बारे में। इस सारणी में त्रिकोणमिति का बहुत सारा ज्ञान समाहित है, इसलिए इसको पूरा समझना बहुत ही जरूरी है। इस सारणी को भरने का जो तरीका है वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिससे कि जो छात्र पहले वाले वीडियो नहीं देख पाए वो भी अच्छी तरह से समझ सके। त्रिकोणमिति के अंदर ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और इन 6 अनुपातों का जो हिंदी अर्थ है, जैसे साइन का क्या अनुपात होता है, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, वो ये निर्भर करता है एक समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण, आधार और लंब ये 3 भुजाएं होती है। लंब जिस कोण का हमें अध्ययन करना है, जिस कोण के अनुसार हमें देखना है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और बाकी भुजा आधार कर्ण हमेशा फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, ये चेंज नहीं होती है। लंब और आधार ही चेंज होते रहते हैं और वो इन दोनों न्यून कोणों के आधार पर बदलते हैं। अगर कोण बी की बात करें तो उसको लंब मानेंगे, ये आधार हो जाएगा। कोण एन की बात करें तो ये लंब होगा और वो आधार होगा। तो ये आपको मैंने बताया। इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, जैसे साइन का हिंदी अर्थ या अनुपात क्या होता है, तो उधर से मैंने आपको बताया था लाल बटे का के ट्रिक से। जबकि आपको ये ध्यान रखना था कि ये क्रम से याद करने हैं 6 मान, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर उस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण मान लेंगे थोड़ी देर के लिए हम। तो साइन का बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस का बराबर 2 नंबर पे आधार बटे कर्ण, टेन का 3 नंबर पे लंब बटे आधार, 4 नंबर पे नीचे से देखेंगे आधार बटे लंब, 5 नंबर पे सेक, सेक का उधर 5 नंबर पर कर्ण बटे आधार, और 6 नंबर पे कोसेक, तो इधर 6 नंबर पे कोसेक का मान हुआ कर्ण बटे हुए लंब। तो ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। अब बात रही डिग्री मानों की, क्योंकि आपके 9th क्लास कोर्स में जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक के मान है, डिग्री मान, वो 0, 30, 45, 60 और 90 निर्धारित कर रखे हैं। यही मान आपके कोर्स में इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस सारणी के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो वैसे ही बहुत ही ईजी होता है, जो आपको अलग तरीके से हम समझा देंगे। तो फिलहाल हम एक बार इस सारणी को और भरना सीख लेते हैं। देखो, अगर हम साइन के 5 मानों को तैयार कर लेते हैं तो बाकी पूरी सारणी हम कंप्लीट रूप से तैयार कर लेंगे। साइन के 5 मान आप याद कर सकते हो, 0/1, 1/2, 30 का मान, 45 का मान 1/2, 60 का मान 3/2 और 90 का मान है 1/1। अब अगर आप साइन के 5 मान तैयार करिए तो इन्हीं का व्युत्क्रम क्रम करके सीधे नीचे कोसेक में डाल दो, जो आपको कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन बराबर 1 कोसेक होता है। अंश का हर और हर का अंश बना दें तो कोसेक बन जाता है। तो यहाँ पर 0/1 का 1/0, 1/2 का 2/1, 1/2 का √2/1, √3/2 का 2/3 और 1/1 का 1/1 हो गया। अब हम कॉस का मान तैयार करते हैं। कॉस का मान निकालने के लिए आपको उधर से साइन के क्रम से मान उठाने हैं, इधर से कॉस के क्रम से बढ़ते जाना है। उधर से उठाते आना है क्रम से, इधर से क्रम से बढ़ते जाना है। तो ये 1/1 यहाँ पर रख दिया, ये √2/3 यहाँ पर ले आए, ये 1/2 इधर क्रम से बढ़ दिया, और ये 1/2 यहाँ पर लिख दिया, और ये 0/1 यहाँ पर लिख दिया। तो ये कॉस का मान कंप्लीट हो गया। अब इस कॉस वाले मान को सीधे नीचे सेक में ले जाएंगे, क्योंकि कल आपको बताया था कि कॉस बराबर 1/सेक और सेक बराबर 1/कॉस होता है। तो ये कॉस का ये सेक का मान बन जाएगा, कॉस वाला मान सेक के लिए काम में आ जाएगा। 1/1 का सीधा यहाँ पर ये निशान को लगा देता हूँ मैं, जैसे इसमें आएगा, और ये कॉस वाला मान व्युत्क्रम होकर सेक में डाल दो आप उल्टा कर। तो 1/1 का 1/1,
2 बटे अंडर रूट 3 बटे 2 का 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 बटे 1 हो जाएगा, 1 बटे 2 2 बटे 1 हो जाएगा, और 0 बटे 1 का 1 बटे 0 जिसका मतलब होता है अनंत है परिभाषा, क्योंकि 0 से डिवाइडेशन करने पर हमेशा अनंत मान होता है। तो ये cos और sec का हो गया। अब हम tan और cot का करते हैं। तो पहले tan का क्या करते हैं, tan के लिए बटे का निशान लगाकर हम देखेंगे अंश के क्या लिखेंगे पहले। तो अंश के लिए हमें क्या करना है, sin के अंश, देखो यहाँ पर बहुत से sin के अंश ही tan के अंश है, 0 1 1 अंदर 3 अंदर 3 1 1 के लिए sin वाले अंश यहाँ पर लिख सकते हो आप tan के अंश। अब हम tan के हर को लिखते हैं। tan के हर को लिखने के लिए आपको cos के अंश में जाना है, cos का अंश देखो और tan का हर देखो, 1 अंदर 3 अंदर 3 1 1 1 1 बड़ी 0 0 और 0 से डिवाइडेशन करके इसको अनंत लिखते हैं। अब बची बात cot की, तो cot और tan में तो व्युत्क्रम का अनुपात होता है जैसे इनमें होता है, इन्हीं को आप पलट दो, 1 बटे 0 बटे 1 का 1 बटे 0, 1 बटे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 बटे 1 बटे 1 का 1 बटे 1 अंडर रूट 3 बटे 1 का 1 बटे अंडर रूट 3 और 1 बटे 0 का 0 बटे 1। तो एक सारणी आपकी कंप्लीट तैयार हो गई। अब देखो कल मैंने आपको ये व्युत्क्रम बताया था, अब हम आपको पूरक कोणों वाला जो संबंध पाया जाता है इनमें वो बताते हैं। पूरक कोणों का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो वो होगा 10 डिग्री को आप 90 में से घटा दो, जो बचेगा उसका पूरक कोण हो जाएगा, अर्थात 80 डिग्री। 5 डिग्री का पूरक कोण 85 डिग्री। कुल मिला के पूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये संबंध हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में पाया जाता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो आप अगर इधर से हम लोग सारणी को ढूंढे हो, तो मैंने साइन के मान को एक तरफ से उठाकर cos में लिखा था, अर्थात उधर से उठाया cos में कर दिया। अगर आप इनको देखो, इन दोनों को आप जोड़ो 90 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ो आप 90 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ो आप 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री होने का मतलब पूरक कोणों का संबंध पाया गया है। तो यहाँ पर साइन का मान जितना है वो अगर 90 डिग्री में से घटा दिया जाए तो वो cos का मान बन जाता है। तो मैं उदाहरण से देखता हूँ, जैसे मान लो आपके पास साइन 30 डिग्री का मान है और हमें cos 60 का मान ज्ञात करना है। cos 60 का ही क्यों, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री होता है, तो हम पूरा कोण ही निकाल सकते हैं। तो साइन 30 बराबर हो जाएगा, मैंने बताया था कि आप 90 डिग्री में से ये डिग्री मान घटा दो, वो cos का होगा, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री में से घटा लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 में से 30 गया तो कितना बचा, cos 60 डिग्री। ये दोनों देखते हैं, क्योंकि 90 में से घटाया इसका पूरे कोणों का संबंध है, तो क्या साइन 30 का और cos 60 का मान बराबर होता है, जो आप यहाँ से जांच कर सकते हो। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब साइन और cos में पूरक कोणों का संबंध पाया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री नहीं हो, अगर यहाँ पर 5 डिग्री हो, तो यहाँ पर भी फिर ये 5 डिग्री आप घटा दो, इसका मतलब 90 में से 5 गया तो कितना बचा, 85 डिग्री। इसका मतलब याद रखना कि साइन 5 डिग्री के बराबर cos 85 डिग्री होता है, अर्थात जहाँ साइन 5 डिग्री है और आपको आवश्यकता है कि वहाँ पर कोई cos का मान रखा जाए तो cos 85 आप आराम से रख सकते हो, दोनों सेम है, बराबर है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, इस प्रकार से आप कोई से भी मान आराम से रख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर अगर 5 डिग्री न होकर x डिग्री है तो यहाँ पर भी आप x डिग्री घटा, तो साइन x डिग्री बराबर cos 90 माइनस x डिग्री। कुल मिला के यहाँ पर साइन का डिग्री मान है, वही आप 90 में से घटाकर cos का डिग्री मान लिख दो, बराबर होंगे। अगर यहाँ पर थीटा डिग्री है तथा थीटा है तो यहाँ पर आप थीटा घटा दो, इसका मतलब साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। ये पूरक कोणों का संबंध हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साइन थीटा बराबर cos लगाना है 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर यहाँ पर 2 डिग्री आ जाता है तो यहाँ पर आप 2 कर दो, 2 90 से घट जाएगा,
अर्थात 88 हो जाएगा, जो cos 88 और sin 2 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो ये पूरक कोणों का संबंध आपको याद करना है और ये सारणी में पाया जाता है, आप सारणी में जांच कर सकते हो साइन और cos के लिए। जैसे साइन 60 का मान देखना है तो साइन 60, cos का मान कितना बचा 90 में 60 घटा तो 30, इसका मतलब cos 30 का मान और साइन 60 का मान बराबर होना चाहिए, तो आप यहाँ से जांच कर सकते हो बराबर है, इसका मतलब साइन और cos में आपस में पूरक कोणों का संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से साइन बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो वही cos थीटा बराबर, थीटा मतलब एनी वे कोई भी कोण ले लो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। तो ये इन दोनों में पूरक कोणों का संबंध बन गया। अब चलते हैं हम टेन और कोट में, या ये कहेंगे पहले कोसेक और सेक के अंदर देखें तो इनमें भी ये पूरक कोणों का संबंध पाया जाता है, या आपस में पूरक कोण का संबंध रखते हैं। ये दोनों भी पूरक कोणों का संबंध रखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेक और कोसेक में। देखो सेक का जैसे 0 डिग्री है आपके पास, सेक 0 डिग्री है, तो पूरक कोणों के नियम के अनुसार सेक और कोसेक में संबंध पाया जाता है, तो इधर कर देते हैं कोसेक क्या 90 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पूरक कोणों का मान हमेशा 90 डिग्री होता है दोनों का मिलकर, तो ये 0 डिग्री आप इधर बैठा दो, ये 0 डिग्री। अब देखो सेक 0 डिग्री बराबर कोसेक 90 में 0 डिग्री है तो 90 हो गया, ये 90 डिग्री। इसका मतलब सेक 0 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री बराबर होता है पूरक कोण के नियम के अनुसार। तो अब हम इस सारणी में देखते हैं सेक 0 डिग्री का मान होता है 1 या 1/1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी देख लो आप 1/1 होता है, तो ये पूरक कोण का संबंध हो गया। तो यहाँ पर ये दूसरा संबंध मिला आपको सेक और कोसेक में। तो सेक, अब यहाँ पर वही बात साइन की तरह, अगर सेक 5 डिग्री है तो कोसेक 85 डिग्री आपस में बराबर होगा। अगर सेक 1 डिग्री है तो कोसेक 89 डिग्री, सेक 1 डिग्री और कोसेक 89 डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेक 15 डिग्री, तो सेक 15 डिग्री कह दो चाहे कोसेक 90 माइनस 15 अर्थात कोसेक 75 डिग्री कह दो, तो सेक 15 डिग्री और कोसेक 75 डिग्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, समान है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा ले लेते हैं सेक थीटा, तो कोसेक में 90 डिग्री में से घटा थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये पूरक कोणों का संबंध हुआ। ऐसे अगर कोसेक को लिखें, कोसेक का भी सेक से, क्योंकि एक दूसरे का आपस में पूरक कोणों का संबंध है तो दोनों का ही होगा, तो ये कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दूसरा पूरक कोण का संबंध हो गया। ऐसे चलते हैं हम टेन और कोट में। देखो मैंने टेन और कोट में वही क्रम का संबंध भी बताया पिछले वाली वीडियो के अंदर, और इस दोनों में पूरक कोणों का संबंध भी पाया जाता है। अर्थात टेन के मान को अगर आप पलट कर सीधे कोट वाले डिग्री मान में रख दोगे उतनी, तो वो दोनों बराबर होगा। जैसे 1/√3 का 1/3 1/1 का 1/3 का 1/3 1/0 का 0/1, ये तो व्युत्क्रम का संबंध हुआ जो पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। इसके साथ साथ ये भी है पूरक कोणों का भी, जैसे आपने साइन और कॉस को बराबर, वैसे आप इधर से टेन के मान को उठाओ कोट में लिखो, देखो सेम, तो ये पूरक कोणों का संबंध हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि टेन थीटा या टेन जैसे हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो बराबर को कोट कितना होगा, कोट 30 डिग्री को 90 में घटाओ, 90 में से 30 डिग्री गया तो कितना बचा 60 डिग्री, इसका मतलब कोट 60 डिग्री बराबर होना चाहिए था। इन दोनों का मान 90 डिग्री होता है टेन और कोट में, तो दोनों बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर 2 डिग्री है और यहाँ पर 88 डिग्री है तो 2 88 90 इसका दोनों बराबर होंगे। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है 7 डिग्री है और यहाँ पर 7 90 में घटाओ आप 83 अर्थात 83 डिग्री, तो दोनों बराबर होंगे। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो टेन 30 का मान है
है 1/√3 और cot 60 का मान है 1/√3। तो इस प्रकार से tan और cot में व्युत्क्रम के साथ साथ पूरक कोणों का संबंध भी पाया जाता है। तो अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर, तो cot कितना डिग्री होता है उतना 90 में से घटाते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan का है तो cot का भी है, तो इस प्रकार से cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इस प्रकार से इनके अंदर कौन सा संबंध हो गया, पूरक कोणों का संबंध। पूरक कोण का मतलब ऐसे कोण जिनका योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये पूरक कोणों का जो संबंध है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, याद करना है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जो आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में काम में आएगा, जो क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। अब हम आपस में साइन और कॉस में, tan में, इनमें आपस में और क्या संबंध होता है, कैसे क्या बराबर होते हैं, वो और देख लेते हैं। तो फिलहाल आप इस पूरक कोण वाले संबंध को अच्छी तरह से तैयार करोगे, क्योंकि इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइन जितना डिग्री है अगर वो 90 में से घटा दे तो वो जो डिग्री मान आएगा वो कॉस में लिखने पर आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे साइन 9 डिग्री है, एक छात्र ये बोल रहा है कि साइन 9 डिग्री और दूसरा छात्र ये बोल रहा है कि कॉस 81 डिग्री, तो दोनों समान बोल रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मान बराबर है। चाहे कॉस 81 डिग्री कह दो, चाहे साइन 9 डिग्री कह दो, चाहे साइन 81 डिग्री कह दो, चाहे कॉस 9 डिग्री कह दो। तो ये 9 और 81 नहीं, कोई सा भी आप मान ले सकते हो। जैसे साइन 50 डिग्री है तो कॉस कितना बच गया, 40 डिग्री। कॉस 40 डिग्री कह दो, चाहे साइन 50 डिग्री कह दो, चाहे साइन 40 डिग्री कह दो, चाहे कॉस 50 डिग्री कह दो। ये इस प्रकार से आपस में मान बराबर होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर साइन 20 डिग्री है तो आप उसकी जगह कॉस 70 डिग्री लिख सकते हो, वो आपस में बराबर है। और ऐसा ही सेक और कोसेक में पाया जाता है। अगर सेक कहीं पर 25 डिग्री है तो कोसेक कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री में से आप 25 डिग्री बढ़ा दो 65 डिग्री, तो सेक 25 डिग्री और कोसेक 65 डिग्री में कोई अंतर नहीं है। या फिर कोसेक 25 डिग्री तो सेक 65 डिग्री, दोनों बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकी जगह डिग्री मान नहीं है और कुछ है, थीटा है, तो आप थीटा घटाकर लिख दो इस प्रकार से। तो ये पूरक कोणों का संबंध आपको याद करना है। ऐसा ही tan और cot में भी पाया जाता है। जितना tan ठीक डिग्री है उतना ही cot के लिए 90 में से घटा के लिख दो, वो आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे tan 1 डिग्री तो cot 1 कम 90 डिग्री अर्थात 89 डिग्री, दोनों बराबर है। अगर आप cot 89 डिग्री बोल रहे हो और कोई छात्र tan 1 डिग्री बोल रहा है तो दोनों सेम है, समान है। आप कहीं पर भी प्रश्न हल करने के लिए यूज कर सकते हो। इस प्रकार से tan और cot में पूरक कोणों का अनुपात पाया जाता है, साइन और cos में पूरक कोणों का अनुपात पाया जाता है, और सेक और कोसेक में पूरक कोणों का अनुपात पाया जाता है। और इस अनुपात का उपयोग करके आप ये सारणी भी बना सकते हो, उल्टा करके डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने साइन के मान भरे, उन्हीं के लिए cos के उधर से उठाकर भर दो। जैसे आपने कोसेक के मान भर दिए तो कोसेक वाले उधर से मान उठाओ, ये देखो समान है, ये समान, ये समान, ये समान है और ये समान है। या फिर आपने सेक के मान रख दिए तो सेक का मान पूरक कोण के रूप में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री तो 60 डिग्री, 45 तो 45, 60 तो 30, 90 तो 0। इसी प्रकार आप tan के अंदर देखो, tan 0 तो cot बराबर, क्योंकि 90 डिग्री मान होता है। ये 30 डिग्री tan तो cot 60 डिग्री, तो योगफल 90 डिग्री होता है, इसलिए दोनों मान समान है। 45 तो 45, ये 60 तो ये 30, तो वो 90 तो ये 0 डिग्री। तो इस प्रकार से साइन cos में पूरक अनुपात
या पूरक संबंध, पूरक कोणों का संबंध, और सेक कोसेक के अंदर पूरक कोणों का संबंध, और tan कॉट में पूरक कोणों का संबंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं साइन कॉस और tan जो बहुत काम करता है। देखो यहाँ पर साइन है, फिर कॉस है और फिर tan है, तीनों क्रम से है। यहाँ पर हम तीनों को क्रम से लिखते हैं, साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, और उसके बाद है tan थीटा। ध्यान देना आपको, साइन लाइन थी, इसका मतलब बटे हुए मान लो, तो साइन बटे कॉस बराबर tan, अर्थात साइन में कॉस का भाग देने पर tan आता है। साइन के मान में थीटा ये समान होना चाहिए, ध्यान रखना, जितना साइन डिग्री है उतनी ही कॉस डिग्री का अगर आप भाग दे दोगे तो वो उतने ही tan डिग्री का मान आ जाएगा। इसका मतलब साइन बटे कॉस बराबर tan होता है। इसको हम एक बार स्पष्ट कर देते हैं। देखो इसको सरल करते हैं। इस यहाँ पर साइन का मान रखते हैं, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो अगर ज़्यादा समझ नहीं आता है। साइन का मतलब होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो ये लंब बटे हुए कर्ण हो गया, और बटे कॉस, इसके बटे में कॉस, कॉस का मान 2 नंबर क्या आता है कॉस, आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसको सरल करें, इसको सरल करें तो ये tan का मान आना चाहिए, tan का जो मान आता है लंब बटे आधार आना चाहिए। हम इसको सरल करके देखते हैं, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए कर्ण है, इसमें भाग देंगे, आधार बटे कर्ण का तो भाग को हम गुणा में ले लें, किसी बिंदु का अगर भाग लग रहा है तो हम गुणा में करके उस बिंदु के अंश और हर को बदल देते हैं, अर्थात वैध क्रम कर देते हैं। तो ये आधार बटे कर्ण का हो जाएगा, कर्ण बटे हुए आधार, ये कर्ण बटे हुए आधार हो गया। अब आपको पता है कर्ण से कर्ण क्रॉस हो गया, कट गया, तो केवल मात्र बचा लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे हुए आधार बच गया। अब आप देखो लंब बटे आधार किसका मान है, साइन कॉस tan, tan का मान लेंगे 3 नंबर पे लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, इसका मतलब ये tan है, tan थीटा है। तो आप इसमें आ जाना चाहिए कि साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है tan। तो ये बहुत सारे प्रश्नों के अंदर खूब काम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे हुए कॉस थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं साइन में कॉस का भाग देने पर क्या आता है। देखो कॉस थीटा बटे हुए साइन थीटा बराबर क्या है। अब अगर आपने पहले समझा था, मैंने वैध क्रम वाला सिस्टम बताया था, अगर वो आपको याद है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये कॉट होगा, क्योंकि tan के मान को हम बदल दें, जैसे tan का अंश और हर उलट दें, पलट दें, अंश बटे हर का हर बटे अंश कर दें तो वो कॉट का बनता है, जो आपने सारणी को बढ़ने के लिए भी काम में लिया था, ये पलट दिया, बिल्कुल इसका मान आ रहा है, पलट दिया। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, साइन बटे कॉस था, यहाँ पर मैंने कॉस बटे साइन कर दिया, तो आप समझदार हो। tan की जगह क्या आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बात, क्या सरल करते हैं इसको। कॉस का मान रखिए, आप सब जानते हो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो ये आधार बटे हुए कर्ण हो गया, भाग देना है इसका साइन का, साइन अर्थात साइन के मान का, साइन का मान क्या है 1 नंबर पे लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे हुए कर्ण, इस बिंदु में इस बिंदु का भाग लग रहा है तो हम गुणा में ले आते हैं इसको, आधार बटे कर्ण। तो ऐसे कैसे इसको चेंज नहीं करना है, जिसका भाग लग रहा है उसी के अंश को हर और हर को अंश बनाना, ये ध्यान रखना है, जिसका भाग होता है वही बदलती है। ये गुना लंब बटे कर्ण था,
बाकी जब मैंने गुणा का निशान लगाया तो लंब बटे कर्ण का क्या बन जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण बटे लंब हो गया। इसी प्रकार कर्ण से कर्ण कट गया, आ गया आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब हो गया। और आधार बटे लंब का मतलब क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन कोट, कोट में क्या है, आधार बटे लंब है। कोट का मतलब क्या है, आधार बटे लंब, इसका मतलब ये क्या है, कोट है, ये क्या है, कोट। तो इसका मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये आपको याद करना है। देखो अभी बहुत सारी बातें बतानी है त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है जो आपको याद करना है। प्रारंभ में मैंने सिर्फ आपको ये सारणी भरना सिखाया था कि कैसे आप सारणी भर लो, लेकिन उसके बाद मैंने इस सारणी के अंदर वही क्रम का सिस्टम समझाया। उसके बाद मैंने पूरक कोणों का क्या संबंध पाया जाता है वो बताया। उसके बाद ये टेन और कोट में क्या अनुपात क्या संबंध पाया जाता है वो बताया। तो ये आपको इस तरह से याद करना है। आगे वाले वीडियो में आपके लिए और कुछ सारणी के बारे में बताएंगे और फिर हम त्रिकोणमिति की बड़ी बड़ी सरसमीकाओं को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सिद्ध करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। उसके बाद आपके 10th क्लास के अंदर एक 3 नंबर की प्रश्नावली है जिसके अंदर दूरी और ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इस सारणी पर ही निर्भर करता है। ये जिसको आती है वो उस क्वेश्चन को आराम से कर लेता है। और जो सरसमीकाएं हैं सिद्ध करने वाली, वो बोर्ड के अंदर एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का सिद्ध करने वाला, और कभी कभी 2 पार्ट में डिवाइडेशन होकर आ जाता है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आ जाते हैं जो हर साल आते जा रहे हैं। आप कोई सा बोर्ड का क्वेश्चन देख सकते हो, प्रत्येक बोर्ड के पेपर में आपको त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मिलेगा जो 6 नंबर का होता है। या तो 2 क्वेश्चन बनकर 3-3 नंबर के आ जाते हैं, या फिर एक अकेला क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है। और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा जो इस सारणी के ऊपर आधारित है, अर्थात ऊंचाई, दूरी और कोण का मान ज्ञात करने से संबंधित। इस प्रकार से डायग्राम बनाकर हम ज्ञात करते हैं। मीनार की ऊंचाई है, पर्वत की, टावर की ऊंचाई है, लाइट हाउस है, या कोई मकान खड़ा है, उन्नयन अवनमन कोण वाला, जो ये पूरा सिस्टम आपको आगे हम जिस प्रकार से समय आएगा उसका, उसमें आपको इस तरह से स्पष्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ही लो या सिंपल तरीका लेकर बता रहा हूँ, जिससे कि आप त्रिकोणमिति से घबराओ नहीं, डरो नहीं, आगे आप त्रिकोणमिति समझने की हिम्मत कर सको। वैसे बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रारंभ से समझते जाओगे तो बिल्कुल गिनती की तरह, कक्का की तरह ये त्रिकोणमिति है जो आराम से आपको याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये पूर्व में नहीं सीखते हो, नहीं ध्यान देते हो और डायरेक्टली अगर कोई प्रश्न हल करने की सोचते हो तो आपके लिए वो ढंग से अंग्रेजी भी नहीं है, पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति को सीखने के लिए प्रारंभ में आपको जो मैंने शुरुआत की थी वहाँ से लेकर आपको एक एक बातें ध्यान से समझनी है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है। ये ध्यान रख के बताया है कि आप त्रिकोणमिति के बारे में प्रारंभ में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो हो, उस लेवल को लेकर मैंने ये त्रिकोणमिति स्टार्ट की है। तो आप आराम से वहाँ से अगर आप चालू करोगे तो धीरे धीरे पूरा आप तैयार कर लोगे, आपको कठिनाई का पता ही नहीं चलेगा, जो बिल्कुल ईजी है। आप बड़ी बड़ी सरसमीकाओं को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सिद्ध करना जान लोगे। तो आशा करता हूँ आप ध्यान से समझोगे और इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाओगे। जो समय है उसका फ़ायदा उठाओगे, जो आपका पहले नुकसान हो गया, पढ़ाई नहीं हो पाई, उसकी भी भरपाई करोगे और आगे जो समय होगा उसके लिए भी अपने आप को तैयार करोगे। क्योंकि जब भी आप आगे वाली कक्षाओं में जाओगे, आगे का अध्ययन करोगे, तो उसके लिए ये पूर्व का अध्ययन तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इस साल 2-3 महीने आपके नष्ट हो गए तो आपके लिए आगे की क्लासों में ये छूट मिल जाएगी कि आपने जो पढ़ाई नहीं की वो कोर्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है।
अर्थात छूट कुछ नहीं मिलेगी। आपका जो कोर्स होगा वो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हर साल होता है। आपको कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा आप घर पर आराम से इनको समझते जाओ, देखते जाओ। जैसे कि आपके गार्जियंस के पास कोई देखने का फोन या और कुछ उपलब्ध हो, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। हम व्हाट्सएप पर भी भेजते हैं, फेसबुक पर भी ये लिंक भेजते हैं, आप वहाँ से यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। और अगर किसी गार्जियंस के पास फ़ोन की दिक्कत है या नेट की दिक्कत है या वो फ़ोन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं है, आप विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हो। हम आपके पेन ड्राइव में या कार्ड में ये जितने भी जो वीडियो हैं ऑनलाइन किए हुए वो डाल देंगे। आप घर पे ले जाके बिना नेट खर्च किए आराम से फ़ोन के अंदर या अपने घर पर जो LCD है, टीवी है या जो स्क्रीन है उस पर भी आप आराम से देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको विद्यालय में संपर्क करना होगा और आकर यहाँ पर लेकर जाना होगा, जिससे आप बिल्कुल सुस्पष्ट साफ तरीके से बड़े पर्दे पर भी इन वीडियो को देखकर समझ सकते हो। तो अगर आपको अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है, तो इतना आपको करना जरूरी है। और अगर आप घर पे बिल्कुल फ्री बैठे हो, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो आशा करता हूँ आप फ़ायदा उठाओगे, अध्ययन करोगे। इसी के साथ आप इस समय जो ये बीमारी या महामारी चल रही है उससे भी बच के रहोगे, घर पर रहोगे। बाहर जब तक नहीं कहा जाए, जब तक कोई निर्देश नहीं दिया जाए, तब तक आपको बाहर बेकार में नहीं निकलना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आना है। और घर पर रहकर ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखे और अपने भविष्य का ध्यान रख के आपको आपके पास जो भी कुछ उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर अध्ययन करना है। अगर आपको ये वीडियो ये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप अपने घर पे जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर सकते हो। अगर 9th क्लास वाले जो 10th क्लास में गए हैं उनके पास 10th क्लास की पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 9th क्लास का जो कोर्स है वो लगभग 60% 10th क्लास में है आपके। तो ये त्रिकोणमिति भी 9th क्लास में, आप उसको दोबारा से तैयार कर लो, वो 10th क्लास में आपके काम में आएगी। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी 10th क्लास के अंदर आएगी। उसमें से 6 नंबर का एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, वो आप अच्छी तरह से तैयार करो, आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। द्विघात बहुपद वाली जो प्रश्नावली 9th क्लास में वो की वही 10th क्लास में, 10th क्लास में उससे भी थोड़ा कम है। तो आप 9th क्लास वाले द्विघात बहुपद को अच्छी तरह तैयार कर लो, 10th क्लास वाली प्रश्नावली को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ आप 9th क्लास के अंदर जो 10th क्लास से रिलेटिव प्रश्नावली है उनको आप तैयार करो, और अगर हो सके उपलब्ध हो सके तो ये हमारे ऑनलाइन वीडियो आप प्राप्त करने की कोशिश करो, विद्यालय में संपर्क करो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को देखते हो और कुछ समझने की, याद करने की कोशिश करते हो। धन्यवाद।